हालांकि मैं इसे बीच से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन जल्द ही आपको इसके पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे हमारी चैनल पर। तो ये चैप्टर शुरू होता है ये चेन से, जो अपनी कार को ड्राइव कर रहा होता है। वो कहता है, नफरत और प्रेम दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ट्रू तो ये है कि किसी से शिद्दत से नफरत करना और उससे बेपनाह मोहब्बत करना सच में एक ही भावना के दो साइड्स हैं। क्या वास्तव में इसमें कोई डिफरेंस भी है? वहीं होंगिया ये चेन को देख सोचती है, ये चेन एक रिच फैमिली के यंग मास्टर हैं। उनकी पैनी दूरदर्शिता हो या उनका व्यापक दृष्टिकोण, दोनों ही इतने प्रभावशाली हैं कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में कमतर नहीं आंका जा सकता। वो न केवल काफी हैंडसम और सम्मोहक पर्सनालिटी का स्वामी है, बल्कि उसका परिवार अपार धन संपदा से संपन्न है। उसकी विचारधारा उत्कृष्ट और दूरगामी है और स्त्रियों के प्रति उसका व्यवहार अत्यंत उदार, शालीन और स्नेहपूर्ण रहता है। क्योंकि वांग जियाकी उसे पर्याप्त महत्व नहीं देती, इसलिए अब इस अद्वितीय पुरुष को अपना बनाने और उसे हासिल करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व मैं स्वयं अपने कंधों पर उठाऊंगी। वे दोनों अपनी कार ड्राइव करके गोल्डन पवेलियन टेम्पल पर आ जाते हैं। गोल्डन पवेलियन टेम्पल देखने में काफी आलीशान और खूबसूरत दिख रहा होता है। इस प्लेस को देख ये चेन होंगिया से पूछता है, क्या ये ट्रू है कि वांग फैमिली यहाँ एक अत्यंत भव्य और फर्स्ट क्लास का प्राइवेट रेजिडेंस बनाने का प्लान बना रही है? वो उस प्लेस को देख सोचता है जिसे फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेजिडेंस कहा जा रहा है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके लिए वांग फैमिली हुआशिंग ग्रुप से फाइनेंसिंग मांग रही है। ये कोई आम रेजिडेंस नहीं है, ये खास तौर पर फर्स्ट क्लास फैमिलीज के लिए डिजाइन की गई आलीशान कॉलोनी है। फिर होंगिया उसे बताती है, हाँ ये वही प्लेस है जिसके लिए वांग फैमिली हमसे मदद मांग रही है। फिर वो आगे बताती है, यहीं पर मौजूद है युनझू के सबसे खूबसूरत गार्डन और रेड मेपल के पेड़ों से भरा पूरा माउंटेन। सोचिए, सुबह की ठंडी हवा, मेपल फॉरेस्ट में पिकनिक और युनझू का इकलौता नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी यहीं मौजूद है। लोकेशन तो सच में कमाल की है, लेकिन सवाल ये है प्रेसिडेंट, ये क्या आप सच में वांग फैमिली को पैसे देने वाले हैं? आखिर वांग फैमिली ने आपके साथ बहुत जाती की है। तभी ये चेन कुछ ऐसा कहता है जिससे होंगिया चौंक जाती है। ये चेन कहता है, असल में ये पूरा प्रोजेक्ट आइडिया तो खुद प्रेसिडेंट ये का था। ये बात सुन होंगिया काफी हैरान हो जाती है और हैरानी से अपना मुंह खोल कहती है, तो क्या वांग फैमिली ने उनका आइडिया चुरा लिया है? इस पर ये चेन अपनी गर्दन हिलाते हुए बताता है, नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। मैं पहले से जानता था कि वांग फैमिली हमेशा युनझू की फर्स्ट क्लास फैमिली बनना चाहती थी, लेकिन वांग जियाकी के दादा की मौत के बाद वांग झीकियांग और वांग झीयुआन दोनों ही निकम्मे निकले। वे बस उस थोड़ी सी पारिवारिक संपत्ति के लिए आपस में लड़ते रहे। तभी मैंने सोचा, क्यों ना वांग फैमिली के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिससे वो बिना अपनी ताकत बढ़ाए फर्स्ट क्लास फैमिलीज को कंट्रोल कर सकें। और यही था फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट। मैंने ये आइडिया वांग जियाकी को बताया और वांग जियाकी ने जाकर ओल्ड मैडम वांग को। ओल्ड मैडम वांग ने प्रोजेक्ट तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे दे दिया वांग जीकियांग को। वांग फैमिली की इस तरह के काम को सुन होंगिया कहती है, क्यों? क्योंकि वांग फैमिली हमेशा पुरुषों को औरतों से ज्यादा महत्व देती है। उनके हिसाब से वांग जियाकी को फैमिली बिजनेस विरासत में पाने का कोई हक नहीं है। इस बात पर मुझे सच में वांग जियाकी से सिंपैथी होती है। ये चेन आगे कहता है, वांग जियाकी को हमेशा अपने ही परिवार ने नीचा दिखाया। उसके माता पिता ने हमेशा उस पर दबाव डाला और ऊपर से उसके लिए एक घर जमाई यानी मेरा तक इंतजाम कर दिया। ये बात सुन होंगिया कहती है, क्या ये सब उसके धोखा देने का बहाना बन सकता है? इस पर ये चेन मुस्कुराता है और फिर होंगिया के सर पर डली मेपल लीफ को हटाने लगता है। होंगिया उसे ऐसा करता देख हैरान रह जाती है। फिर आगे ये चेन गुस्से और दर्द के बीच उससे पूछता है, होंगिया मेरे साथ चलो, मुझे पीना है, मेरे साथ एक ड्रिंक के लिए चलो। अब हमारा सीन चेंज होकर दूसरी प्लेस पर आता है जहां पर कोई कह रहा होता है, मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि एक बार में जियाकी और उसकी फ्रेंड बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जियाकी अपने फ्रेंड से कहती है, मेरे साथ ड्रिंक करो। उसकी फ्रेंड का नाम सोंग होंगिए होता है। वो पूछती है, जियाकी आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम दिन दहाड़े ड्रिंक कर रही हो, आखिर किसने तुम्हें परेशान किया? मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। तभी गुस्से से कांपती हुई जियाकी बोलती है, वो कमीनी किन होंगिया, उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मैंने उसे छेड़ा भी नहीं था, मैं तो बस अपने निकम्मे पति को डांट रही थी। उससे किस हक से मुझे मारने का अधिकार मिला? वो आखिर है क्या उस बेकार ये चेन की? वह कहकर वो रोने लगती है। उसकी ये हालत देख उसकी दोस्त अंस कसती है, वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है अब, और जाहिर सी बात है वो तुम्हें उसे गाली देते हुए चुपचाप नहीं देखती रहेगी। जियाकी बेशर्मी से कहती है, आजकल के जमाने में मैंने सिर्फ एक बार चीट किया है, आखिर कौन सी खूबसूरत औरत है जिसने कभी चीट नहीं किया? फिर वो अपने फ्रेंड से कहती है, होंगे तुमने तो 2 बार किया था। उसकी ये बात सुन उसकी ड्रिंक उसके मुंह से बाहर निकल जाती है और वो उससे कहती है, अरे तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? कम से कम मैं अपने पति के हाथों रंगे हाथों नहीं पकड़ी गई थी। फिर जियाकी तिरस्कार से कहती है, वो तो घर जमाई था, अगर उसे सब पता भी था तो चुपचाप सहन क्यों नहीं कर लिया? और फिर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है, क्या तुम जानती हो, मैंने उसे मेरे सामने घुटने टेकने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। और फिर उसी ने जाकर किन होंगयान के सामने घुटने टेककर माफी मांगी, यहाँ तक कि उसका बॉडीगार्ड बनने को भी तैयार हो गया। बताओ ऐसा क्यों? मैं तो उसे मनी भी देती थी। उसकी फ्रेंड गंभीर होकर जवाब देती है, मेरी समझ से ये चैन ने तुमसे कई सालों तक सच्चा प्यार किया है। वो इतनी आसानी से अपने
जज्बात नहीं बदल सकता। उसने तुम्हारे पैसे लेने से मना किया क्योंकि वो तुम्हारे सामने खुद को बोझ नहीं दिखाना चाहता था। अगर वो तुम्हारे पैसे पर जीता तो उसे हमेशा लगता कि वो बस दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा है, लेकिन अगर वो खुद कमाए हुए पैसे से खड़ा होगा तो तुम्हारे सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हो पाएगा। वो बाहर जाकर अपना नाम बनाना चाहता है ताकि तुम एक दिन उस पर गर्व कर सको। अपने फ्रेंड के मुंह से ये बातें सुन जियाकी की आंखों में चमक आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए सोचती है, जरूर ऐसा ही होगा। फिर वो इतराते हुए कहती है, मुझे पता था वो बेकार आदमी अब भी मुझसे प्यार करता है। फिर उसकी फ्रेंड चालाकी से मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने कहा था ना कि मुझे कोई बराबरी वाला आदमी ढूंढना चाहिए, तो पहले फांग चाओ से शादी कर सकती हो। इस पर वो जवाब देती है, लेकिन फांग चाओ तो प्लेबॉय है, उसे लोगों की परवाह करना नहीं आता। इसमें ये चेन काफ़ी अच्छा था। उसकी फ्रेंड हंसते हुए कहती है, अगर काम नहीं चला तो फिर तलाक लेकर ये चेन को बैकअप रख लेना, वो तो हमेशा तैयार रहेगा क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है। जिया की नशे में कहती है, तुम तो बहुत बुरी हो, लेकिन ये चेन ने मुझे दुखी किया है, वो इसका हकदार है। उसकी फ्रेंड ड्रिंक लेकर कहती है, वैसे ये चेन तो हमेशा घर पर हाउस हस्बैंड था, तो पिछले 6 महीनों से अचानक फूड डिलीवरी क्यों करने लगा? जिया की सोचते हुए कहती है, लगभग आधा साल पहले जब हमारा पूरा परिवार घूमने गया था, उसे कोई बीमारी हो गई थी और उसे पैसों की ज़रूरत थी। वो हमसे संपर्क नहीं कर पाया, इसलिए बाद में उसने खुद पैसे कमाने का फैसला किया। और तभी फ़ोन की घंटी बजती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है। जिया की जल्दी से फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जिया की, तुरंत दादी के घर आओ, हमें ये चेन के घड़ी बेचने के एविडेंस मिल गए हैं। उसकी ये बात सुन वो जल्दी से घर की ओर निकल जाती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर अगले दिन वाशिंग ग्रुप की ओर आता है। जैसे ही ये चेन वहां पर एंटर करता है, ऑफिस में माहौल गंभीर है और सभी प्रेसिडेंट ये चेन को वेलकम करने लगते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसकी फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन वांग शाओजी ने किया होता है। ये चेन फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जल्दी से दादी के घर आओ, मुझे तुम्हारे घड़ी बेचने के पक्के सबूत मिल गए हैं। इस पर ये चेन कोल्ड वॉइस में जवाब देता है, मैं अभी बिजी हूँ और मेरे पास आने का टाइम नहीं है। उस तरफ से वांग शाओजी ताना मारते हुए कहता है, ये चेन, क्या तुम आने से डर रहे हो? मैंने उस आदमी को भी घर बुला लिया है जिसने तुम्हारी घड़ी खरीदी थी। अगर हिम्मत है तो आकर सामने आमने सामने सामना करो। ये चेन सोचता है, मैंने तो घड़ी बेची ही नहीं, आखिर वांग शाओजी को गवाह कहाँ से मिल गया? ये चेन फ़ोन काट देता है और कहता है, एक बार जाकर ये मामला ख़त्म ही कर देता हूँ ताकि ये लोग मुझे बार बार परेशान करना बंद करें। फिर वो सेक्रेटरी झो की ओर देख उससे पूछता है, क्या आप ड्राइव करना जानती हैं? इस पर वो जवाब देती है, जी प्रेसिडेंट। ये चेन कहता है, गाड़ी निकालिए, हम शीशान विला चल रहे हैं। इस पर वो गाड़ी की लेकर जाने लगती है। में ये चेन कार से वोंग फैमिली की ओर निकल जाता है। ये चेन गाड़ी में बैठे सोचता है, इस बार हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट के रूप में शीशान विला लौटते हुए अपने कजिन ब्रदर को शीशान विला वापस ले जाते हुए मेरी फीलिंग्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। 30 मिनट बाद वे अपनी कार से शीशान विला पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ड्राइवर की सीट से सेक्रेटरी झो बाहर आती है, जिसे देख वोंग फैमिली के सभी मेंबर्स हैरान और अचंभेत ही चले जाते हैं। फिर वोंग जियाकी की माँ उसे देख कहती है, क्या वो सेक्रेटरी झो नहीं है जिसे किन होंगयान सबसे ज्यादा महत्व देती है, लेकिन वो गाड़ी क्यों चला रही है? वही वोंग फैमिली की हेड ग्रैंडमा भी हैरानी से कहती है, वो यहाँ क्यों आई हैं? आखिर ये चेन कहाँ है? तभी सेक्रेटरी झो जाकर कार का दरवाजा खोलते हुए कहती है, प्रेसिडेंट, ये हम शीशान विला पहुंच गए। ये चेन उस कार से उतरकर आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, सेक्रेटरी झो, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। इस पर वो जी हाँ कहती है और वहीं खड़ी रहती है। जब वे ये चेन को पीछे की कार से बाहर निकलता देखती हैं तो उनके मुंह हैरानी से खुले रह जाते हैं और वे सोचते हैं कि झो रोंग ये चेन की ड्राइवर बनने की एक्टिंग क्यों कर रही है। वही वोंग जियाकी भी हैरानी से कहती है, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? सेक्रेटरी झो आखिर उसकी ड्राइवर बन के क्यों आई है? क्या ये चेन होंगयान का बॉडीगार्ड नहीं है? तभी वोंग शाओजी उसे देख हंसते हुए सभी से कहता है, ओह मैं समझ गया, क्या ये दिखावटी ये चेन कोई ड्रामा करने वाला है? एक फूड डिलीवरी बॉय अमीर परिवार को थप्पड़ मारकर पलटवार करता है, पक्का ये ऐसा कोई सीन क्रिएट करने वाला है। इस पर उसकी माँ भी खुशी से कहती है, शाओजी ने सही कहा, लगता ये ऐसा ही कुछ करने का ट्राई करेगा। इस पर ग्रैंडमा भी कहती है, ओह सही, तुम ये दिखावा किस लिए कर रहे हो? ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। शाओजी वापस से हंसते हुए कहता है, ये चेन, तुम सच में दिखावा करने में माहिर हो। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कोई सीईओ हो। यहां तक कि तुमने तो सेक्रेटरी झो से गाड़ी भी चलवाई और दरवाजा भी खुलवाया। बताओ जरा, उसे इसके लिए कितने पैसे दिए? क्या तुम्हें यकीन है हम ये मान लेंगे कि तुम कोई सीईओ हो? वही एक और वोंग फैमिली की मेंबर कहती है, यहां कौन नहीं जानता कि तुम बस हुआशेंग ग्रुप में प्रेसिडेंट किन के कुत्ते हो। आखिर फिर भी तुम ये दिखावा किस बात का कर रहे हो? ये चेन उन सभी के बातें सुन सोचता है, वोंग फैमिली के सिबलिंग्स हमेशा की तरह ही हैं, घमंडी और किसी भी चीज पर विश्वास ना करने वाले। कहते हैं ना, कुत्ते के मुंह से हाथी दांत नहीं निकलते, ये सभी वैसे ही हैं।
तभी उसका ध्यान वोंग जियाकी की ओर जाता है, जो कि ये चेन को देख स्माइल कर रही होती है। वोंग जियाकी ये चेन को देख सोचती है, सू होंगयान सही कह रही थी। ये चेन हुआशेंग ग्रुप इसलिए गया था ताकि एक दिन कुछ बनकर मुझे दिखा सके। आज उसकी हरकतें ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो मुझे अभी भी प्यार करता है। ये चेन उन सभी के चेहरे देख कहता है, लगता है इन लोगों का दिमाग बेकार हो चुका है। फिर वो ज्यादा न सोचकर सीधे मुद्दे पर आता है और शाओजी से कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ वो गवाह कहाँ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। शाओजी मुस्कुराते हुए कहता है, वो अंदर है, हमारे साथ आओ। ये चेन उसके साथ धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। जब अंदर के गेट खुलते हैं तो अंदर वही लोग होते हैं जिन्हें शाओजी ने वो घड़ी सेल की थी। वे अपने डंडे लेकर उनके लिए खड़े होते हैं। ये चेन उनके पहनावे और शक्ल को देख सोचता है, पहली नज़र में तो ये लोग गुंडों जैसे लगते हैं, आखिर ये शीशान विला में क्या कर रहे हैं। तभी उनका बॉस ये चेन की ओर घूरते हुए कहता है, ब्रदर ये हम फिर मिले। ये चेन उस तिरछी नज़र से पूछता है, क्या हम कभी मिले थे और कब? इस पर वो बॉस जवाब देता है, क्या तुम भूल गए, कुछ दिन पहले तुम मेरे पास एक घड़ी बेचने आए थे और मैंने तुम्हें उसके लिए 5 मिलियन दिए थे और मैं हूं भाई गुआ। पीछे से शाओजी मुस्कुराते हुए कहता है, युनजो का कोई भी हाई स्कूल का स्टूडेंट भाई गुआ को जानता है और तुम नहीं जानते। मुझे लगता है तुम बस मानने से डर रहे हो। क्या तुमने घड़ी भाई गुआ को बेची और अब जानबूझकर अनजान बन रहे हो? इस पर ये चेन सीधे उससे पूछता है, वोंग शाओजी, क्या यही वो विटनेस है जिस तुम लाए हो? सच में ये बिल्कुल तुम्हारी ही स्टाइल का है। इसकी इस बात पर वो गुस्से और डर के साथ कहता है, आखिर तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, साफ साफ तुम वही हो जिसने घड़ी चुराई थी। तभी वोंग फैमिली की हेड वापस से कहती है, ये चेन तुमने वोंग फैमिली से चोरी की और अभी भी बहस करने की हिम्मत रखते हो? इस पर ये चेन कोल्ड वॉइस में कहता है, ओल्ड मैडम वोंग, मैं इस बार यहाँ सब कुछ साफ करने आया हूँ। मैंने कभी भी आपके फैमिली की घड़ी नहीं ली। इस पर ओल्ड मैडम वोंग घड़ी को दिखाते हुए कहती है, तो फिर ये घड़ी भाई गुआ के हाथों में कैसे आई? ये एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन घड़ी है और हर एक घड़ी पर उसका खास पहचान चिन्ह होता है। इसमें जरा भी गलती हो ही नहीं सकती कि तुमने इसे ना चुराया हो। तभी वो गुआ बीच में आकर कहता है, तुम ही वो लड़के हो जिसने ये घड़ी मेरे पास लाकर बेची थी। तुमने तो ये भी कहा था कि पैसे मिलते ही तुम वेस्ट लेक होटल में सूट बुक करोगे। अगर तुम्हें मुझसे 5 मिलियन नहीं मिले तो बताओ कमरा बुक करने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये बात कहकर वो शाओजी को देख मुस्कुराने लगता है और शाओजी भी मुस्कुराते हुए सोचता है, हमने पहले से ही डायलॉग तय कर लिए थे, ये चेन उसको बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। ये चेन उनकी बात सुन एकदम शांत रहता है और एक गहरी सांस लेकर वापस से कहता है, मैं असल में तुम सबके साथ एक आम इंसान की तरह व्यवहार करना चाहता था, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ ताने और मजाक ही मिला। फिर वो अपने हाथ आगे कर कहता है, ठीक है, अब मैं सच्चाई साफ साफ बता देता हूं कि मैं हुआशेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं और मैं एक बिलियनर हूं। क्या ये रीज़न काफ़ी नहीं है? उसकी ये बात सुन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वे सभी उसे एक अजीब से ही तरह से घूरने लगते हैं और फिर उसकी बातें सुन जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शाओजी हंसते हंसते कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वांग डुओ यू हो? तुम तो द रिचेस्ट मैन इन टमेटो सिटी की लाइनें भी बोलने लगे। कहीं हंस हंस कर मेरी जान ना निकल जाए। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस पर ये चेन उसे घूरते हुए कहता है, टमेटो सिटी का सबसे अमीर आदमी, आखिर ये क्या है? इस बात पर वैंग फैमिली की वो मेंबर भी जोर जोर से हंसते हुए कहती है, ये चेन, तुम्हें अमीर होने का नाटक करना इतना क्यों पसंद है? अगर तुम सच में हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो मेरी बहन का तुमसे शादी करना तो छोड़ो, मैं भी तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार हूं। हम दोनों बहनें बारी बारी से तुम्हारी सेवा करेंगी। तभी गुआ उसके पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रख उसे डराते हुए कहता है, भाई अब नाटक बंद करो, ईमानदारी से घुटनों के बल बैठो, सिर झुकाकर माफी मांगो ओल्ड मैडम और यंग मास्टर वांग से। चिंता मत करो, ओल्ड मैडम ने कहा है कि तुम्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। तभी उसकी एक्स वाइफ जियाकी भी उससे कहती है, ये चेन, आखिर तुम 3 साल तक मेरे पति रहे हो। हमारी वांग फैमिली पुराने रिश्तों को याद रखती है, इसलिए हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। और उसे भी ये चेन की बातों पर यकीन नहीं होता। फिर वो उसके पास बढ़ते हुए कहती है, हालांकि तुम पहले ही सैकड़ों हजार खर्च कर चुके हो, तुम बाद में धीरे धीरे पैसे चुका देना। बस अगर तुम घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मान लो तो तुम यहां से जा सकते हो। ये चेन उसे देखते हुए कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैं घुटने नहीं टेकूंगा। और अगर मैंने कुछ गलत किया भी होता तो भी तुम वैंग फैमिली के लोग इतने योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं। उसकी ये बातें सुन वैंग फैमिली के लोग गुस्से में उसे देखने लगते हैं और फिर ओल्ड मैडम वैंग उसे बैस्टर्ड कहती है। और फिर शाओजी की माँ भी कहती है, अगर ये अपनी गलती नहीं मानता है तो जल्दी से पुलिस को कॉल करो और इसे 10 साल के लिए प्रिजन में भिजवा दो। पुलिस की बात सुन गुआ की फट जाती है और वो सोचता है,
अगर ये बात पुलिस स्टेशन तक गई तो सब सीक्रेट बाहर आ जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। जब तक मैं उसे ओल्ड मैडम वांग के पैरों में झुका देता हूं, तब तक मैं इससे बचकर निकल सकता हूं। फिर वो अपने सभी गुंडों से कहता है, आज तुम्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, फिर भी तुम्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। फिर वो अपने सभी गुंडों को ऑर्डर देता है, भाइयों, उसे पकड़कर नीचे गिराओ और उसे घुटने टेकने पर मजबूर करो। तभी उसकी बात मानकर 2 बंदे आकर उसे दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं और ये चेन से कहते हैं, भाई गुआ सायो ने जो कहा, क्या तुमने उसे नहीं सुना? जल्दी से अपने घुटने टेककर माफी मांगो। ये चेन उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम इसके लायक नहीं हो कि मैं तुम सभी के सामने झुकूं। वो ये कहकर एक बंदे पर अपनी एल्बो से अटैक कर देता है, जिससे वो ये चेन को छोड़कर जमीन में गिर जाता है। तभी वो दूसरे पर भी अपनी एल्बो से अटैक कर देता है, जिससे उसका चेहरा टूट जाता है और उसके चेहरे से ब्लड आने लगता है। गुआ अपने सभी साथियों पर गुस्सा होकर कहता है, लगता है इसमें थोड़ी ताकत है और इसके पास हमसे निपटने के लिए कुछ स्किल्स भी हैं। भाइयों, इसलिए सब मिलकर इस पर हमला करो। उसकी बात मानकर सभी गुस्से में ये चेन की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी एक डॉग आकर उन सभी पर भौंकने लगती है। उस डॉग को देख वे सभी कहते हैं, आखिर ये डॉग बीच में कैसे आ गया? उस डॉग को देख ये चेन उसका नाम हुआ हुआ पुकारता है। वो डॉग उन सभी के सामने ये चेन को बचाने के लिए आ जाता है। ये चेन जल्दी से उसे अपने बाहों में लेकर कहता है, अरे तुम छोटे घमंडी, कल तो तुम ही मुझ पर भौंक रहे थे, है ना? फिर वो इसे देख सोचता है, ये छोटा सा हुआ हालांकि ओल्ड मैडम वांग का प्यारा कुत्ता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका खाना खिलाना और इसकी गंदगी साफ करने वाला मैं ही हूं। जब मैं खतरे में था तो हुआ ही था जो मेरे लिए चिंतित था। ये सोचकर वो कोल्ड फेस के साथ उनकी ओर देख कहता है, एक डॉग भी जानता है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार कौन करता है। ये तो उन लोगों से कहीं बेहतर है जो सुअर और कुत्तों से भी बदतर हैं। ये चेन का ये इशारा वांग फैमिली के लोगों पर होता है। ओल्ड मैडम वांग पास में खड़ी लेडी को वांग हुआंग को ये चेन के हाथ से वापस लाने को कहती है। वो इसके लिए हाँ कहकर आगे बढ़ जाती है और इतराते हुए ये चेन के हाथ से हुआंग हुआंग को ले लेती है। ओल्ड मैडम वांग ये चेन से नील डाउन होकर माफी मांगने को कहती है और वो आगे धमकी भरे अंदाज में ये भी कहती है, अगर तुम सबके सामने पिटना नहीं चाहते तो जल्दी से घुटने टेकर मुझसे माफी मांगो। ये चेन उनकी ये धमकी भरी बात सुन गुस्सा हो जाता है और अपना कोट उतारते हुए कहता है, तो मैं भी दोबारा कहता हूं, तुम लोग इसके लायक ही नहीं हो कि मैं तुम लोगों के सामने अपने घुटने टेकूं। ये चेन का इतना कहना ही था कि सभी गुंडे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उनमें से कुछ नाइफ निकालकर अटैक करते हुए कहते हैं, तू यहीं पर मारा जा। ये चेन एक ही पंच में एक बंदे को नॉक कर देता है और वो इस तरह से फाइट कर रहा होता है जैसे कि वो कोई ट्रेंड फाइटर हो। फिर वो हमें बताता है कि उसने ऐसी फाइट करना कहां से सीखा। वो बताता है, 4 साल पहले जब मैं वांग फैमिली में शादी करने ही वाला था, तब मेरी फैमिली ने मुझे एक बैटलफील्ड ट्रायल के लिए 1 साल के लिए भेजा था। वो इन पर अटैक करते हुए बताता है, ये लोग आम इंसानों के मुकाबले प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जो पूरे साल युद्ध के मैदान में जिया हो, जिसके आसपास हर समय खून और लाशें रही हों, ये सब बच्चों के खेल के अलावा कुछ नहीं है। कुछ ही टाइम में ये चेन उन सभी को पीट पीट कर ढेर कर देता है और वे अब खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। एक बंदा जैसे तैसे चुपचाप खड़े होकर ये चेन को पीछे से पकड़ लेता है। ये चेन को पकड़े देख उन सभी गुंडों की वापस से हिम्मत बढ़ती है और वे वापस से फाइट के लिए खड़े होने लगते हैं। उन्हीं में से एक बंदा नाइफ निकालकर कहता है, उसे कसकर पकड़ो, मैं अभी इसके हाथ की नसें काटकर इसे अपाहिज बना दूंगा। वहीं गुआ ये चेन की फाइटिंग स्किल्स को देख सोचता है, बच्चे, तूने मेरे आदमियों को चोट पहुंचाई है, इसलिए आज मैं तुझे क्रिपल बना दूंगा। जब वो ये सब सोच रहा होता है तभी ये चेन उस बंदे पर अपने सर से अटैक कर देता है, जिससे वो ये चेन को छोड़ देता है और ये चेन वापस से आजाद हो जाता है। फिर वो जल्दी से उन दोनों पर अटैक करता है जो अभी अभी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक से ये चेन को अपने ऊपर अटैक करता देख वे दोनों काफी घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। ये चेन नाइफ दिखाने वाले पर्सन पर अपना पंच मार देता है, जिससे वो जाकर दूर गिरता है। ये चेन की फाइटिंग को देख वांग फैमिली के लोग हैरान होकर सोचते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक इंसान की कॉम्बैट पावर इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है? ओल्ड मैडम वांग ये चेन की स्ट्रेंथ को देख कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जियाकी की शादी ये चेन से इसलिए करवाई हो क्योंकि उन्हें ये चेन की असली ताकत पता थी? वहीं ग्रैंड माँ की बातें सुन वांग जियाकी भी कहती है, क्या दादाजी ने मेरी शादी उससे इसलिए करवाई कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके? लेकिन अब तो शांतिपूर्ण समय चल रहा है और वांग फैमिली के कोई खास दुश्मन भी नहीं है। इस पर वांग जिक्यांग कहता है, नहीं नहीं, दादाजी ने शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि हम रिच थे। फिर वो हंसते हुए कहता है, जिक्यांग, तुम्हारी जियाओं के लिए तुम्हारे पिता ने सच में अच्छा
रिश्ता ढूंढा था। अच्छा हुआ कि मैंने उस समय इनकार कर दिया। क्या तुम्हें ये लगता है कि डैड ने ये चेन और वोंग जियाकी की शादी एक दूसरे के लिए अरेंज की थी? अगर तुम ये सोचते हो तो तुम गलत सोचते हैं। अगर वो ऐसा करते तो वो जरूर पहले मुझसे इस बारे में बात करते। जियाकी की माँ कहती है, बिग ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इस पर वो अपनी और अपने डैड की कॉन्वर्सेशन को सोचता है। उस समय डैड ने कहा होता है, जिक्यांग अभी एक बहुत ही रेयर और बेहतरीन सन इन लॉ का कैंडिडेट हमारे सामने आया है। क्या तुम युआन युआन की शादी उससे कुछ साल पहले ही करवा दोगे? और जब मुझे पता चला कि वो देहात का हारा हुआ आदमी ये चेन है तो मैंने ये कहकर मना कर दिया कि युआन युआन अभी बहुत छोटी है और तभी ये चेन को तुम्हारी जियाओ के लिए तय कर दिया गया। वोंग शाओजी अपने फादर की बात सुन खुशी से कहता है, तो असल में जियाओ ने उस आदमी को चुन लिया जिसे मेरी छोटी बहन नहीं चाहती थी। जियाओ भी कहती है, अरे वाह, दादाजी सच में बूढ़े हो गए थे। उन्होंने सच में मेरी सगाई ये चेन से करने के बारे में सोचा था। वो सिर्फ लड़ सकता है बस, मुझे ऐसे वायलेंट मैन बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो वोंग जियाकी को मॉक करते हुए कहती है, अच्छा हुआ उस समय मैं छोटी थी और इस मुसीबत से बच गई। वोंग जियाकी उस बारे में सुन सोचती है, मुझे नहीं पता था कि मेरी मैरिज के पीछे ये स्टोरी थी। ये चेन जल्द ही उन सभी गुंडों को ठिकाने लगा देता है। वो सोचता है, 3 साल पहले जब मैं बैटलफील्ड ट्रायल से वापस लौटा था, खून और लाशों की दुनिया में रहने की आदत पड़ जाने के बाद मैं प्यार और फैमिली के लिए बहुत ज्यादा तरस रहा था और उसी समय मैंने वोंग जियाओ को पहली नजर में ही पसंद कर लिया। मैंने सोचा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की के साथ बिताऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों का अंत ऐसा होगा। उसके सामने सभी गुंडे कराहते हुए पड़े होते हैं। ये चेन जल्दी से आगे बढ़कर गुआ की कलाई पकड़ लेता है। गुआ डरते हुए ये चेन से कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? ये चेन उसकी कलाई को मोड़कर तोड़ देता है, जिससे वो एक जोर की चीख मारता है। ये चेन उससे पूछता है, मुझे बताओ आखिर तुम मुझे झूठे चोरी के आरोप में फंसाना क्यों चाहते थे और तुम्हें ये किसने करने को कहा था? इस पर वो कांपते हुए कहता है, जब से मैं अंडरवर्ल्ड में आया हूं तब से मैंने जीवन और मौत की परवाह करना बहुत पहले ही छोड़ दी है। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ, लेकिन याद रखना अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो तुम्हें इसके लिए जरूर पछताना पड़ेगा। वांग शाओजी डरते डरते ये चेन से कहता है, ये चेन रुक जाओ, क्या तुम सच में दादी के सामने किसी को मारना चाहते हो? और वो मन ही मन सोचता है, अगर ये चेन इससे जबरदस्ती सच उगलवा लेता है तो मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगा। ये चेन उससे कहता है, मैं एक बार फिर कहता हूं, मैंने वांग फैमिली से कभी कुछ नहीं चुराया। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो सीधे पुलिस को बुलाओ और मुझे गिरफ्तार करवा दो, और ये मत कहना कि पुलिस नहीं बुलाना मेरे भले के लिए है या कि तुम मुझे जेल नहीं भेजना चाहते। वो ये कहकर जाने ही वाला होता है, तभी वो कुछ देखकर रुक जाता है। वो अपने नीचे हुआ को देखता है जो कि उसे रुकने को कह रहा होता है। ये चेन उसे अपनी गोद में लेकर सोचता है, मेरी नज़र में वांग फैमिली में सिर्फ एक ही चीज़ है जो चुराने लायक है, और वो हो तुम। वांग शाओजी ये चेन को हुआ को टच करता देख कहता है, हुआ को नीचे रख दो। ये चेन हुआ से कहता है, मैं अब यहाँ भविष्य में नहीं आऊँगा, इसलिए खाने में नखरे मत करना। ये कहकर वो वांग फैमिली से चला जाता है और वही बेचारा हुआ उसे जाता देखता रह जाता है। वांग शाओजी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है, डैड क्या हम उसे ऐसे ही जाने देंगे बिना माफी मांगे हुए? इस पर उसका डैड कहता है, यहाँ कोई भी उसे हरा नहीं सकता, हमें बाद में दूसरे तरीकों से उसे खत्म करना होगा। ब्रदर गुआ अपने बंदों के साथ वांग फैमिली से जाने लगता है। वांग शाओजी दौड़कर बाहर आते हुए सोचता है, आज हमने भाई गुआ को बुरी तरह नाराज कर दिया है, इसलिए हमें पहले उन्हें ठीक से मनाना होगा। फिर वो उनसे कहता है, भाई गुओ क्या आप ठीक तो हैं? गुआ गुस्से में शाओजी की कॉलर पकड़कर कहता है, तू कमीने, तूने मुझे इतना मुश्किल दुश्मन ढूंढ कर दिया, अब तुम्हें मेरे भाइयों के इलाज के खर्च के लिए 1 मिलियन और देना होगा। इस पर वो कहता है, पैसे की कोई समस्या नहीं है, बस तुम ये चेन को अच्छी तरह सबक सिखा दो, अगर हो सके तो उसे मार ही डालो। गुआ और उसके बंदे वहां से जाते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं इस मामले को ये चेन के साथ जरूर निपटा दूंगा, अब मैं चलता हूं, मुझे जल्दी है। ये कहकर वो वांग फैमिली से चला जाता है और कार में बैठे मन ही मन सोचता है, आज ये चेन ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी और लगभग मेरा हाथ भी बेकार कर दिया था, मुझे इसके लिए उससे बदला जरूर लेना होगा। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर हुआशेंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम पर आता है। ये चेन भी वहां पर आ गया होता है। वो कहता है, चूंकि सब सहमत हैं तो अब से हम आधिकारिक तौर पर डिंगचैंग रियल एस्टेट के साथ कॉपरेट शुरू करेंगे। फिर वो होंगयान से कहता है, होंगयान, वांग फैमिली से कहो कि डिंगचैंग रियल एस्टेट का कोई प्रतिनिधि यहां भेजें, मैं चाहता हूं कि वे मुझे इस प्रोजेक्ट का पूरा प्लान सही से समझाएं और साथ ही मैं उनकी प्रेपरेशन का भी इंस्पेक्शन करना चाहता हूं। इस पर वो कहती है, जी मैं अभी उन्हें नोटिफाई कर देती हूं। अब हमारा सीन वापस से शीशान विला पर आता है। होंगयान से ये बात वांग फैमिली के बड़े बेटे को बता दी होती है। वो खुशी से आगे बढ़ते हुए कहता है, मॉम
मॉम, अभी प्रेसिडेंट किन का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि हुआशेंग ग्रुप के सीईओ ने हमें 70 मिलियन का फाइनेंस देने के लिए सहमति दे दी है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं उनसे आमने सामने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करूं, ताकि वो देख सकें कि हमने कितनी तैयारी की है। इस पर ओल्ड मैडम वांग खुशी से कहती है, जिक्यांग, तुम्हें वहाँ अच्छा प्रदर्शन करना होगा और प्रेसिडेंट ये पर अच्छा प्रभाव छोड़ना होगा। हम भविष्य में भी हुआशेंग के साथ सहयोग जारी रखना चाहते हैं। इस पर वो भी कहता है, हाँ, मैं निश्चित रूप से प्रेसिडेंट ये के सामने अच्छा प्रदर्शन करूंगा। जब वो ये बातें कर जाने ही वाला होता है, तभी उसकी बेटी उसके पास आकर पूछती है, डैड, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? प्रेजेंट में उसका फादर उससे पूछता है, क्या तुम भी जाना चाह रही हो? इस पर युआन युआन अपने फादर का हाथ पकड़कर जिद करती है कि उसे भी वहां जाना है, क्योंकि उसने सुना है कि हुआनशेंग ग्रुप के सीईओ काफ़ी हैंडसम और यंग हैं, बाकी सीईओ के मुकाबले। वांग जियाकी उसकी इस बात पर उससे कहती है, युआन युआन, चाहे कुछ भी हो, भले ही प्रेसिडेंट ये काफ़ी हैंडसम भी हो, लेकिन वो पहले ही किसी और के द्वारा ले लिए गए हैं। क्या तुम भूल गई कि प्रेसिडेंट ये और किन होंगिया पहले से ही लवर हैं? इस पर युआन युआन उससे कहती है, तो उससे तुम्हें क्या मतलब? वे केवल लवर्स ही तो हैं, उन्होंने अब तक शादी तो नहीं की ना। मैं होंगिया से ज़्यादा यंग हूँ और मेरा फिगर भी उससे बेहतर है, तो फिर मैं प्रेसिडेंट ये को क्यों नहीं छीन सकती? वांग शाओजी अपने सिस्टर के हक में कहता है, युआन युआन की सोच बिल्कुल सही है, मैं अपनी सिस्टर को इसमें सपोर्ट करता हूँ। वहीं ओल्ड मैडम वांग भी सहमति से सर हिलाते हुए कहती है, युआन युआन की सोच बिल्कुल सही है। इस दुनिया में काबिल और बेहतरीन लोग बहुत कम होते हैं। जब तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिले तो उसके लिए लड़ना ही पड़ता है। फिर वो युआन युआन से कहती है, इस बार तुम अपने पिताजी के साथ हुआशेंग ग्रुप जाओगी और प्रेसिडेंट ये से मिलोगी। ग्रैंड माँ को अपने ही हक में बोलता देख वो खुशी से उछल पड़ती है और कहती है, क्या सच में? अगर ऐसा है तो मेरी ग्रैंड माँ की जिंदगी लंबी रहे। वहीं वांग जियाकी इसके बारे में मन ही मन सोचती है, मैंने ही सबसे पहले ग्रैंड माँ को इस फर्स्ट क्लास प्राइवेट रेजिडेंस की सलाह दी थी, लेकिन मेरी ग्रैंड माँ ने ये प्रोजेक्ट मुझे ना देकर मेरे अंकल की फैमिली को दे दिया। फिर वो भी कहती है, मैं भी जाना चाहती हूँ। इस पर उसकी सिस्टर कहती है, सिस्टर जियाकी, तुम पहले से तलाकशुदा हो, क्या तुम्हें लगता है कि प्रेसिडेंट ये दूसरी शादी वाली औरत को पसंद करेगा? इस बात पर उसकी ग्रैंड माँ भी युआन युआन के पक्ष में बात करती है और कहती है, युआन युआन सही कह रही है, भले ही जियाकी ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन मैं तो प्रेसिडेंट ये को युआन युआन से मिलवाने वाली हूँ। जियाकी, तुम तो बस फैंग चाओ से ही काम चला लो। इस बात पर ग्रैंड माँ को मानता देख वो खुशी से उछल पड़ती है और युआन युआन उसे हक करते हुए कहती है, चिंता मत करो दादी, मैं प्रेसिडेंट ये को ज़रूर जीत कर दिखाऊंगी। वांग जियाकी ग्रैंड माँ के मुंह से इस बात को सुन टूट जाती है और मन ही मन कहती है, हर बार ऐसा ही होता है, दादी हमेशा पक्षपात करती हैं। अब हमारा सीन 1 घंटे बाद हुआशेंग ग्रुप पर आता है। सेक्रेटरी झो वहां पर आकर कहती है, प्रेसिडेंट ये, वांग जियाकियांग और उनकी बेटी पहुंच चुके हैं। इस पर ये चैन उसे जवाब देता है, उन्हें रिसेप्शन रूम में रुकने के लिए कहो। इस पर वो जी हाँ करके जाने लगती है। तभी ये चैन उससे ये भी कहता है, और हाँ, उन्हें टी सर्व मत करना। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर रिसेप्शन रूम पर आता है। वहां पर युआन युआन नई ड्रेस पहनकर प्रेसिडेंट को अपने प्यार के जाल में फंसाने को आई होती है। अब उसे कौन ही बताए कि उसका जीजा ही प्रेसिडेंट ये है। वो अपने फादर से कहती है, डैड, आपने मुझे कीपाओ क्यों पहनाया? इसमें तो पैर की बड़ी सी स्लिट छोड़कर बाकी सब बहुत टाइट है। इस पर उसका फादर कहता है, तुम नहीं समझती, अगर पहली मुलाकात में बहुत खुला कपड़ा पहनोगी तो लोग तुम्हें हल्की और चरित्रहीन लड़की समझेंगे। तुम्हारा लक्ष्य है प्रेसिडेंट ये की लवर या वाइफ बनना, इसलिए तुम्हें शालीन और क्लासी दिखना होगा, तभी प्रेसिडेंट ये तुम्हारी कद्र करेगा। अपने फादर की इस बात को सुन वो खुशी से कहती है, धन्यवाद डैड, मैं ज़रूर प्रेसिडेंट ये को होंगयान से छीन लूंगी। इस पर उसका फादर मुस्कुराते हुए सोचता है, अगर युआन युआन प्रेसिडेंट ये को जीत लेती है तो वांग फैमिली के चीफ बनने की पोजीशन मेरी होगी। 10 मिनट बाद भी कोई भी रिसेप्शन रूम में उनसे मिलने नहीं आता, जिस वजह से युआन युआन अपने फादर से पूछती है, अभी तक 1 कप चाय भी नहीं आई, क्या हुआशेंग ग्रुप की मेहमान नवाजी इतनी खराब है? फिर वो रिसेप्शन रूम से बाहर आकर सेक्रेटरी झो से कहती है, सेक्रेटरी झो, हमें 2 कप चाय लाओ और मुझे ब्लैक टी चाहिए। इस पर सेक्रेटरी झो मुस्कुराते हुए कहती है, जी, कृपया थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जब 10 मिनट बाद भी कोई भी टी और कॉफ़ी नहीं आती तो युआन युआन गुस्से में लाल होने लगती है और कहती है, मैं गुस्से से पागल हो रही हूँ, उस सेक्रेटरी झो ने अभी तक चाय नहीं दी। इस पर उसका फादर उसे सपने दिखाते हुए कहता है, जब तुम प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाओगी तो उसे तुरंत नौकरी से फायर कर देना और अभी गुस्सा मत करो, प्रेसिडेंट ये किसी भी समय आ सकते हैं। इस बात को सुन वापस से अपने गुस्से को शांत कर लेती है और एक स्माइल देकर बैठ जाती है। 1.5 घंटे बाद भी वहां पर कोई नहीं आता, जिससे वो जम्हाई लेते हुए कहती है, डैड, मैं अब और नहीं सह सकती, इस तरह सभ्य लड़की बनकर बैठना बहुत थका देने वाला है। आखिर अभी तक प्रेसिडेंट ये यहाँ क्यों नहीं आए?
इस पर उसका फादर कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ये हमें बिल्कुल महत्व नहीं देते, इसलिए उन्होंने हमें 1 घंटा इंतजार करवाया है। तभी रिसेप्शन रूम का गेट खुलता है और उससे ये चैन आता दिखता है। वो युवान युवान को इस तरह से पड़ा देख कहता है, सिस्टर युवान युवान, मुझे पता है कि तुम घर पर बहुत कैजुअल रहती हो, लेकिन क्या बाहर भी तुम इतनी ही लापरवाह रहती हो? क्या तुम्हारे फादर ने नहीं बताया कि ये बदतमीजी होती है? अचानक से ये चेन को वहां पर देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ये चेन उसके क्लोथ्स को देख सोचता है तो वो कीपाव पहने हुए है। मैंने पहली बार उसे 3 सालों में इसे पहने देखा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम में जियांग नान की लेडीज जैसी नाजुक खूबसूरती भी है। ये चेन को वहां पर आता देख वो उसका नाम लेती है। फिर वो उससे कहती है, मैंने ये कीपाव तुम्हारे लिए नहीं पहना, इसलिए कोई गलत फहमी मत पालो। तुम तो वांग जियाकी के भी लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक कैसे हो सकते हो? ये चेन उससे कहता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ। ये चेन के पूरी बात कहने से पहले ही वांग जियाक्यांग बोल पड़ता है, ये चेन तुम बस एक बॉडीगार्ड हो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और प्रेसिडेंट ये कहाँ है? ये चेन उनकी बात सुन सोचता है, ये दोनों अभी भी नहीं मानते कि मैं ही हुआ शेंग ग्रुप का असली मैनेजर हूँ। इस पर ये चेन कहता है, तुम लोग यहाँ फर्स्ट क्लास फेमस रेजिडेंस प्रोजेक्ट की बात करने आए हो, है ना? तो इसके बारे में मुझसे बात करो। वांग जियाक्यांग ये चेन की इस बात पर उससे कहता है, तुम तो बस एक बदबूदार बॉडीगार्ड हो, एक बेकार इंसान जिसे सिर्फ लड़ना ही आता है। क्या तुम्हें प्रोजेक्ट्स की समझ है? क्या तुम्हें बिजनेस की समझ है? ये चेन उसकी इस बात पर गुस्से से अपना चेहरा बनाकर कहता है, तो तुम कह रहे हो कि तुम बात नहीं करना चाहते? ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी युवान युवान पीछे से उसे रुकने को कहती है और उससे कहती है, ये चेन अभी मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो पूछती है, पिछले 2 दिनों से तुम किन होंग यान के बॉडीगार्ड रहे हो, तो तुम्हें जरूर किन होंग यान और प्रेसिडेंट ये के रिश्ते के बारे में काफी पता होगा, है ना? इस पर ये चेन कहता है, अगर सच कहूं तो हाँ, कुछ पता है। इस पर वो खुशी से कहती है, सच में? और वो जल्दी से उसे पकड़कर पूछती है, तो मुझे बताओ, किन होंग यान और प्रेसिडेंट ये के बीच रिश्ता कितना गहरा है? क्या वे रात को साथ रहते हैं? क्या वे प्रेसिडेंट ये के घर सोते हैं या होंग यान के घर? ये चेन उसकी इस बात को सुन मन ही मन सोचता है, वांग युवान युवान का मुंह बहुत बड़ा है, वो कोई भी बात हर जगह फैला देगी, तो क्यों ना उसी के मुंह से मेरे और होंग यान के बारे में फैली अफवाहें खत्म करवा दूं। इस पर ये चेन उसे बताता है, उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप को सुन थोड़े टाइम के लिए वो थोड़े हैरान रह जाते हैं, फिर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वांग जियाक्यांग कहता है, क्या ब्रेकअप हो गया? लगता है भगवान सच में मेरी मदद कर रहे हैं, सच में हेवन भी मेरे वांग फैमिली का साथ दे रहा है। युवान युवान भी इस बात को सुन हंसते हुए कहती है, ब्रेकअप हो गया, ये तो बहुत ही शानदार खबर है। ये चेन उसकी हंसी को देख समझ नहीं पाता कि वो इतने क्यों खुश हैं, इसलिए वो उनसे पूछता है, तुम दोनों इतने खुश क्यों हो कि उनका ब्रेकअप हो गया? युवान युवान जल्दी जाकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, ये चेन, अरे नहीं लिटिल ये, नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है। प्रेसिडेंट ये का भी सरनेम ये है, तो लिटिल चेन। ये चेन उसके इस प्रकार के बिहेवियर को देख सोचता है, इतनी छोटी देर में 3 बार मेरा सरनेम बदल दिया, तुम आखिर क्या खेल खेल रही हो? वांग जियाक्यांग उससे कहता है, तुम्हारा दिमाग तो सुअर जैसा है, तुम अब हुआ शेंग ग्रुप के कर्मचारी हो, है ना? तो तुम्हारा बॉस है प्रेसिडेंट ये, और प्रेसिडेंट ये की होने वाली वाइफ तुम्हारी पहले की सिस्टर इन लॉ है, मेरी बेटी। हमारी फैमिली चाहती है कि युवान युवान की शादी हुआ शेंग ग्रुप में हो। अगर ये हो गया तो तुम लड़के हमारी फैमिली से रिश्तेदार बन जाओगे। उसकी इस बात को सुन ये चेन युवान युवान को देखने लगता है और उससे कहता है, मैं पूछता हूँ सिस्टर युवान युवान, क्या तुम्हें इतना यकीन है कि प्रेसिडेंट ये तुम्हें पसंद करेगा? इस पर वो बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, जब तक सामने एक मैन है उसके लिए मुझसे प्रभावित न होना नामुमकिन है। मैंने हमेशा खुद को प्योर रखा है, आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा। अगर मैं थोड़ी सी पहल कर दूं तो प्रेसिडेंट ये जरूर मुझ पर फिदा हो जाएगा। और हाँ, मुझे हमेशा से शक था कि दादी के जन्मदिन की दावत में जो करोड़ों की जेड ब्रेसलेट गिफ्ट की गई थी वो प्रेसिडेंट ये नहीं दी थी। शायद प्रेसिडेंट ये बहुत समय से मेरा सीक्रेट फैन रहा है। ये चेन जाते हुए सोचता है, इस वांग युवान युवान को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। फिर वो उनसे कहता है, जांच करने की जरूरत नहीं है, वो ब्रेसलेट वाशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था। ये चेन के ये कहते ही वो खुशी से उछलने लगती है और अपने आप पर प्राउड होकर कहती है, सच में? सच में? क्या वो सच में प्रेसिडेंट ये ने दिया था? मैंने कहा था ना कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। फिर वो अपने डैड को और देख कहती है, डैड आपने सुना, प्रेसिडेंट ये सच में मुझे पसंद करते हैं। इस बात को सुन वांग जियाक्यांग जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो युवान युवान से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे यानी वांग जियाक्यांग के सन इन लॉ असल में वाशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट होंगे। वो भी खुशी से कहती है, मुझे ये बात ग्रैंड माँ को तुरंत बतानी होगी, वो ये सुनकर जरूर बहुत खुश होंगी। वहीं उनकी इस बेकार सी मुस्कान को देख ये चेन सोचता है, क्या ही डिस्गस्टिंग फैमिली है ये फैमिली और वांग फैमिली की एक और शादी की साजिश करना चाहते हैं, वे तो बस सपने देख रहे हैं। फिर युवान युवान गुस्से में ये चेन से पूछती है, बताओ प्रेसिडेंट ये अभी कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये चेन कहता है, प्रेसिडेंट ये वो अभी रिसेप्शन रूम में गेस्ट से मिल रहे हैं। हालांकि ये चेन ने अभी भी सच ही बोला है, क्योंकि वो अभी गेस्ट से ही मिल रहा है।
युआन युआन ये चेन पर भड़कते हुए कहती है, इतनी देर हो गई और वे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या उन गेस्ट्स के साथ डील करना इतना डिफिकल्ट है? इस पर ये चेन उसकी बेवकूफी पर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, क्लाइंट एक पिता और डॉटर हैं। पिता तो प्रेसिडेंट ये के साथ बात कर रहे हैं और वो बेटी, वो काफी खूबसूरत है और बहुत सिडक्टिव तरीके से कपड़े पहने हुए हैं। अभी तो वो प्रेसिडेंट ये को फंसाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है वे लोग जल्दी बाहर नहीं आएंगे। युआन युआन इनडायरेक्टली अपने आप से कह रही होती है, वो लेडी कितनी चीप है, प्रेसिडेंट ये की कंपनी में ही इतनी बेशर्मी। अब समझ आया कि प्रेसिडेंट ये इतने समय से हमसे मिलने क्यों नहीं आए। फिर वो पूछती है, वे लोग किस कमरे में हैं? मैं जाकर उस चीप लेडी को थप्पड़ मारूंगी। वांग जिक्यांग उसे रोकते हुए कहता है, ज्यादा इंपल्सिव मत हो और शांत हो जाओ। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन प्रेसिडेंट ये पर खराब हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम यहीं इंतजार करें। जैसे ही प्रेसिडेंट ये फ्री होंगे हमें तुरंत बता देना। और वहीं युआन युआन इसे बिहेव कर रही होती है जैसे कि वो सच में प्रेसिडेंट की वाइफ हो। ये चेन उनकी इस बात को सुन वापस चला जाता है। अब 5 मिनट बाद सेक्रेटरी झाऊ वहां पर आती है। वो उनसे कहती है, मिस्टर एंड मिस वांग, प्रेसिडेंट ये को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वे अभी कंपनी से निकल गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप दोनों अभी वापस चले जाएं। उसकी इस बात को सुन वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उनके मुंह खुले रह जाते हैं। वांग जिक्यांग इस पर पूछता है, तो क्या प्रेसिडेंट ये ने बताया कि वे कब फ्री होंगे? क्या वे आज दोपहर फिर कंपनी आएंगे? इस पर सेक्रेटरी झाऊ जवाब देती है, मुझे भी पक्का नहीं पता, आप दोनों अभी के लिए वापस चले जाएं। इसी के साथ उन दोनों को हुआशेंग ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। युआन युआन बाहर जाते हुए कहती है, अफसोस है कि प्रेसिडेंट ये बहुत बिजी हैं, वरना मैं तो उन्हें यहीं पर अपने वश में कर लेती। वहीं वांग जियाक्यांग उसकी बात को सुन कहता है, लेकिन ये यात्रा पूरी तरह बेकार भी नहीं थी। कम से कम हमें पता चल गया कि दादी को जो करोड़ों का जेड ब्रेसलेट मिला था वो प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था। वो अपनी माँ को कॉल कर देता है और कहता है, माँ, ये मैं हूँ, वांग जियाक्यांग। कृपया सभी लोग शीशान विला में वेट करें क्योंकि मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर शीशान विला पर आता है। वांग फैमिली के सभी मेंबर्स वापस आने लगते हैं। वांग जिया की वापस आकर पूछती है, क्या हुआ, तुम अभी अभी गई थी और इतने जल्दी वापस भी आ गई? क्या कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया? युआन युआन इस पर कहती है, नहीं, बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, एक और खुशखबरी है जो सबको बतानी है। फिर वो बड़े ही इतराते हुए बताती है, ग्रैंडमा के बर्थडे बैंक्वेट में जो करोड़ों का जेड ब्रेसलेट गिफ्ट किया गया था वो असल में हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था। वांग जियाकी के पेरेंट्स इस बात को सुन हैरानी से कहते हैं, क्या वो गिफ्ट प्रेसिडेंट ये नहीं दिया था? वांग जियाकी मन ही मन सोचती है, आखिर मैंने इस पर विश्वास भी कैसे किया कि वे गिफ्ट्स ये चेन दे सकता है। मैंने सच में उसके बारे में उस टाइम ज़्यादा ही सोच लिया था। वांग जियाकी के फादर कहते हैं, आखिर ये भला अच्छी खबर कैसे हुई? वहीं उसकी मदर भी कहती है, प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट किन तो लवर थे और प्रेसिडेंट किन का हमारे वांग फैमिली से भी अच्छा रिलेशन भी है। अगर वो प्रेसिडेंट किन की वजह से गिफ्ट भेजते तो फिर अंत में अलग से क्यों भेजते? वांग जियाक्यांग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, सूलान, प्रेसिडेंट ये और प्रेसिडेंट किन का ब्रेकअप हो चुका है। अगर वो मिस किन की वजह से भेज रहे होते तो फिर अंत में अलग से क्यों भेजते? इस पर सूलान कहती है, यानी इसका मतलब? इस पर युआन युआन भी आगे आकर कहती है, ये तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ये ने ग्रैंडमा को वो गिफ्ट मेरे कारण ही दिया था, क्योंकि उस टाइम सिस्टर जियाकी का ये चेन से डिवोर्स भी नहीं हुआ था। उसकी इस बात को सुन ओल्ड मैडम वांग तालियां बजाते हुए कहती है, ये एनालिसिस तो बिल्कुल सही लगता है। मुझे पहले से ही पता था कि जो आदमी गिफ्ट भेजा है वो ज़रूर युआन युआन को पसंद करता होगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी असल में हुआशेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। अब देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारी युआन युआन की वजह से हमारे वांग फैमिली की किस्मत खुल गई है। इस पर युआन युआन ग्रैंडमा के पास जाकर कहती है, दादी, मैं ज़रूर प्रेसिडेंट ये के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करूंगी और हमारे वांग फैमिली को यूजुओ की फर्स्ट क्लास फैमिली बना दूंगी। इस पर उसकी दादी भी खुशी से गदगद हो जाती है और कहती है, अच्छा, ये सच में काफ़ी अच्छा है, मेरी ग्रैंड डॉटर वाकई बहुत काबिल है। इस बात को सुन वांग जियाकी उससे पूछती है, तुमने ये सब किससे सुना है? क्या ये खबर पक्की है? इस पर युआन युआन कहती है, ये तो तुम्हारे निकम्मे एक्स हस्बैंड ने बताया है, तो जाहिर तौर पर यह खबर भरोसेमंद है। फिर वो आज की बात ग्रैंडमा को बताती है, दादी, आज सुबह प्रेसिडेंट ये बहुत व्यस्त थे, इसलिए वो हमसे नहीं मिल पाए, लेकिन आज दोपहर मैं अकेले कंपनी जाकर उनसे मिलूंगी। निश्चिंत रहिए, मैं ये कर सकती हूँ। उसकी इस बात को सुन वांग जियाकी कुछ कहने का ट्राई करती है पर कुछ कहती नहीं है। वांग युआन युआन जियाकी को ह्यूमिलिएट करते हुए कहती है, सिस्टर, अगर तुम्हें आज दोपहर कोई काम नहीं है तो क्या तुम मेरी ड्राइवर बनकर मुझे हुआशेंग ग्रुप छोड़ दोगी? जियाकी ये बात सुन सोचती है, वांग युआन युआन तो हद ही कर रही है, वो पूरे फैमिली के सामने मुझे ह्यूमिलिएट कर रही है। वो गुस्से में कहती है, मैं आज काफ़ी बिजी हूँ,
इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। ये कहकर वो बाहर भाग जाती है। वहीं उसकी मदर उसे रोकने का ट्राई करती है, पर वो नहीं रुकती। वो अगले सीन में अपनी कार को ड्राइव करके कहीं पर जाने लगती है। वो गुस्से में अपनी कार को ड्राइव कर रही होती है और वो अभी अभी वांग युआन की बातों को सोच रही होती है। तभी उसके कार के सामने एक ट्री आ जाता है। कार स्पीड में होने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। जब तक उसका ध्यान उस ट्री पर जाता है तब तक वो अपनी कार को उस ट्री में ठोक चुकी होती है। वो रोते हुए कहती है, मैं इसे हेट करती हूँ, सच में हेट करती हूँ। और वो ये भी कहती है, ये सब कुछ उस ये चेन की वजह से हुआ है, मुझे उसी की वजह से अपने फैमिली के सामने जलील होना पड़ा। अब सीन शिफ्ट होकर हुआशेंग ग्रुप की ओर आता है, जहां पर ये चेन अपने रूम में बैठकर कुछ पेपर वर्क्स कर रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। वो जैसे ही अपने फोन को उठाकर हेलो करता है, वैसे ही उस तरफ से आवाज आती है, ये चेन तुम कमीने, में तुमसे नफरत करती हूँ। ये चेन वांग जियाकी की आवाज को सुन सोचता है, ये औरत इतने समय बाद भी खुद पर विचार नहीं करती, बस मुझे डांटना ही जानती है। फिर वो गहरी सांस लेकर पूछता है, क्या हुआ? इस पर वांग जियाकी उसे गालियां देने लगती है। फिर आगे सिसकियां भरते हुए कहती है, जब तुम स्टार्ट से ही ये प्रिटेंड कर रहे थे कि वो ब्रेसलेट तुमने दिया है, तो तुम प्रिटेंड ही करते रहते। आखिर तुमने उन्हें ये क्यों बताया कि ब्रेसलेट हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ये ने दिया? तुमने अंकल और युआन को सच क्यों बता दिया? तुम्हारी वजह से फैमिली में मेरी इज्जत चली गई, क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? इस छोटी सी बात को सुन ये चेन कहता है, तो बात ये है। और वो मन ही मन सोचता है, मैं तो शुरू से सच ही बता रहा था, बस किसी ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया। वांग जियाकी रोते हुए कहती है, अब पूरे परिवार को लग रहा है कि प्रेसिडेंट ये वांग युआन को पसंद करते हो, और दादी तो सबके सामने उसकी ही तारीफ करती जा रही थी। और क्या तुम्हें पता है उस बदतमीज युआन ने अभी मुझसे क्या कहा? उसने तो मुझसे अपनी ड्राइवर बनने को तक कहा। अगर वो सच में फ्यूचर में प्रेसिडेंट ये से शादी कर लेगी तो फिर वांग फैमिली में मेरी कोई इज्जत नहीं बचेगी। इस पर ये चेन उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास फैंग फैमिली का यंग मास्टर नहीं है? इस पर वो बताती है, फैंग चाओ की तुलना प्रेसिडेंट ये से कैसे हो सकती है? वो तो अपने ही फैमिली के बिजनेस में सीईओ भी नहीं है, उन दोनों का लेवल ही अलग है। ये चेन कहता है, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। जियाकी कहती है, तुम खुश किस बात पर होगे? भले ही फैंग चाओ प्रेसिडेंट ये जितना अच्छा नहीं है, लेकिन वो तुमसे 10,000 गुना बेहतर है। कम से कम वो हमारे वांग फैमिली की मदद कर सकता है और मुझे फैमिली के अंदर और बाहर सिर ऊंचा करके जीने देगा। और तुम तो बस मुझे शर्मिंदा करना जानते हो। तलाक से पहले इतनी बड़ी मुसीबत छोड़ गए, जिसे अब मुझे संभालना पड़ रहा है। वो ये चेन पर इसी बात से भड़क उठती है। ये चेन मन ही मन उसे एक बेवकूफ औरत कहता है। फिर वो उससे कहता है, अगर तुमने सिर्फ मुझे डांटने के लिए फोन किया है तो मैं फोन रख रहा हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। वो 1 मिनट रुकने को कहती है। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है क्योंकि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। ये चेन पूछता है, क्या कराना चाहती हो तुम? वांग जियाकी ये चेन से कहती है, ये चेन, मैं नहीं चाहती कि वांग युआन और तुम्हारे प्रेसिडेंट ये के बीच सब कुछ इतना आसानी से आगे बढ़े। ये चेन उसकी ये बात सुन उससे पूछता है, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? वो बताती है, वांग युआन आज दोपहर फिर से तुम्हारी कंपनी आएगी। उसे आजकल ब्लैक टी पीना पसंद है। उसे 1 कप ब्लैक टी देना और उसमें थोड़ा जुलाब मिला देना, ताकि वो बार बार वॉशरूम भागती रहे। या फिर जब तुम उसके पास से गुजरना तो ऐसे दिखाना जैसे गलती से उसका की पाव फाड़ दिया। तुम इतने ताकतवर हो, वो तुम पर शक नहीं करेगी। उसकी बात सुन वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। मैं बस प्रेसिडेंट ये को कह दूंगा कि वो उससे ना मिले। और वो मन ही मन सोचता है, वैसे भी मैं शुरू से ही वांग युआन से मिलना नहीं चाहता था। इस पर जियाकी कहती है, बकवास बंद करो, तुम बस एक बॉडीगार्ड हो। आखिर तुम्हारी बात प्रेसिडेंट ये क्यों ही मानेंगे? और तुम कहोगे कि प्रेसिडेंट ये उससे ना मिले और वो मान लेंगे। इस पर ये चेन कहता है, विश्वास करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। इसी के साथ वो फोन काट देता है। वांग जियाकी उसे फोन काटता देख कहती है, उसने तो सीधे मेरा फोन ही काट दिया, यह आदमी तो बहुत घमंडी है। अब सीन शिफ्ट होकर वांग युआन पर आता है, जो कि दोपहर 2 बजे वापस से हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट फ्लोर पर पहुंच जाती है। उसके ब्यूटी को देख सभी उसे देखने लगते हैं और वहीं मैन उसे देख ब्लश करने लगते हैं। वो आगे जाकर कहती है, सेक्रेटरी झो, मुझे प्रेसिडेंट ये से मिलाओ। सेक्रेटरी झो उससे कहती है, मिस वांग माफ कीजिए, आपको वापस जाना होगा। इस पर वांग युआन पूछती है, क्यों, क्या प्रेसिडेंट ये पूरे दिन नहीं आएंगे? इस पर सेक्रेटरी झो उसे बताती है, ऐसी बात नहीं है, प्रेसिडेंट ये ने कहा आप बहुत सुंदर हैं। अगर वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे तो उन्हें डर है कि वो आप पर ही ध्यान देते रहेंगे और काम भूल जाएंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कि आपके फैमिली से कोई और आए। सेक्रेटरी झो की इन बातों को सुन कि प्रेसिडेंट ये उसकी ब्यूटी पर फिदा हो जाएंगे, ये सोचकर वो ब्लश करने लगती है और कहती है, क्या किसी और को भेजे? क्या सच में प्रेसिडेंट ये ने सच में मेरी ब्यूटी की इतनी तारीफ की है? इस पर सेक्रेटरी झो कहती है, हाँ बिल्कुल, वो आपका शॉर्ट वीडियो अकाउंट भी फॉलो करते हैं और अक्सर आपके वीडियो भी देखते हैं। इस बात को सुन वो अपने आप पर प्राउड होकर सोचती है, तो प्रेसिडेंट ये भी मेरे फैन हैं। वो अपनी इतनी तारीफ सुन कहती है, ठीक है, तो मैं किसी और को भेज दूंगी। फिर वो सेक्रेटरी झो से कहती है, प्रेसिडेंट ये से कहना कि जब भी वो फ्री हों मुझे कॉफ़ी या मूवी के लिए बुला सकते हैं। इस पर सेक्रेटरी झो कहती है, मैं ज़रूर ये मैसेज प्रेसिडेंट ये तक पहुंचा दूंगी।
इन सभी चीज़ों के लिए युआन युआन उसे कुछ मनी देते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए है। युआन युआन पूछती है, आखिर ये किस लिए? युआन युआन उसके पास जाकर उससे कहती है, मुझे अपने प्रेसिडेंट ये की एक फ़ोटो भेज दो। सेक्रेटरी झो मनी लेने से इनकार करते हुए कहती है, मिस वांग, मेरे पास भी उनकी फ़ोटो नहीं है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत हैंडसम है और लगभग आपकी एज के ही हैं। इस बात को सुन वो काफ़ी खुश हो जाती है और खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है। सेक्रेटरी झो उसे देख मन ही मन कहती है, क्या बेवकूफ़ लड़की है, बड़ी बड़ी बातें लेकिन दिमाग नहीं। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर कंट्री टीम मैन सिटी की ओर आता है। रात में वो प्लेस काफ़ी जगमगा रही होती है। वहीं एक प्लेस पर एक पर्सन एक पैग बना रहा होता है। वो पर्सन पूछता है, शिगुआ, तुम युनजऊ से मुझे ढूंढने यहाँ तक क्यों आए? आखिर क्या हुआ? वो पर्सन लियू ज़ेंक्वन होता है। गुआ उसे बताता है, लॉर्ड लियू की कैलकुलेशन तो सच में डिवाइन है। मुझे युनजऊ में कुछ परेशानी हो गई है, इसीलिए मैं आपकी मदद लेने आया हूँ। वो पूरी बात लियू को बता देता है। उसकी बात को सुन वो गुस्से ने उसी पैक के ग्लास को उसके सर में मार देता है, जिससे उसके सर में ब्लड आने लगता है। लियू आगे कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कई बंदे छोड़ दिए थे, कम से कम 70 से 80 लोग तो होने चाहिए थे, और अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 बचे हैं, वो भी सभी लंगड़े और बेकार। गुआ डरते डरते कहता है, ये मेरी गलती है, कृपया मुझे इसके लिए पनिश करें लॉर्ड लियू। लियू अपनी सिगार जलाते हुए कहता है, छोड़ो, समय बदल चुका है, अब लड़ाई झगड़ा और खून खराबा बेकार है। हम लोग अंधेरे में जीने वाले लोग हैं। इस दुनिया की रोशनी में हमारे लिए जीने की कोई जगह नहीं है। इसीलिए 2 साल पहले मैं युनजऊ छोड़कर अपना ध्यान साउथ ईस्ट एशिया के गरीब इलाकों में ले गया। गुआ अपने सर को पकड़े हुए उससे कहता है, अगर मेरे पास लॉर्ड लियू की आधी भी अक्ल होती तो आज मेरी हालत इतनी खराब नहीं होती। मैं विनती करता हूँ लॉर्ड लियू, मुझे 100 लोगों को लेकर जाने दीजिए ताकि मैं अपने भाइयों का बदला ले सकूं। लियो उससे कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह एक अनाथ हूं। आज मेरे पास जो कुछ भी है, मेरी सोच, मेरी ताकत, सब कुछ मास्टर फांग की शिक्षा का नतीजा है। वो ये कहकर उन्हें फ़ोन लगा देता है। वो कहता है, मास्टर फांग, मैं लियूजी बोल रहा हूँ। उम्मीद है मैं आपके आराम में बाधा नहीं डाल रहा। गुआ उनकी बात सुन सोचता है, वही दिग्गज शख्स जिन्होंने लॉर्ड लियो को इस मुकाम तक पहुंचाया। फ़ोन के उस तरफ से आवाज़ आती है, दरअसल बात यह है, मैं अगले 2 दिनों में युनजऊ लौटने वाला हूँ कुछ काम निपटाने के लिए, और काफ़ी समय हो गया है तुमसे मिले हुए, तो मैंने कुछ तोहफे भी तैयार किए हैं। ये बात सुन लियो कहता है, क्या आप अभी युनजऊ में नहीं हैं? ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अभी फ्लाइट बुक करता हूँ मास्टर फांग, मैं आपसे तुरंत मिलने आ रहा हूँ। लियो फिर गुआ से कहता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है बच्चे, मास्टर फांग अभी युनजऊ नहीं है। इस पर गुआ कहता है, क्या सच में? तो लॉर्ड लियू, क्या आप मुझे भी उनसे मिलवा सकते हैं? ये बात सुन लियो उसे एक थप्पड़ मार देता है और गुस्से में उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर फांग जैसे ग्रेट पर्सन तुम जैसे बेकार इंसान से मिलेंगे? मुझे खुद पहले से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ता है। फिर वो उससे कहता है, मेरे लिए फ़्लाइट बुक करो, मैं मास्टर फांग से मिलने जा रहा हूँ और रास्ते में उस ये चेन नाम के लड़के को भी निपटा दूंगा। ये बात सुन गुआ खुशी से कहता है, बहुत बढ़िया, और वो मन ही मन सोचता है, मैं चाहता हूँ कि ये चेन मर जाए। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर वोंग रेजिडेंस की ओर आता है। वोंग ज़िक्यांग युआन युआन से पूछता है, तो प्रेसिडेंट, ये सच में काम की बात करने ही नहीं वाले थे? युआन युआन, लगता है प्रेसिडेंट ये सच में तुम पर फिदा हो गए हैं। इस पर युआन युआन भी प्राउड होकर बताती है, हाँ बिल्कुल। ज़िक्यांग कहता है, चूंकि प्रेसिडेंट ये ने फिर से किसी और को भेजने को कहा है, तो शाओ जी तुम कल जाओ उनसे मिलने। वहीं शाओ जी अपने फ़ोन में मैसेज को देख रहा होता है। गुआ का मैसेज आता है, कल ये चेन अपने जन्म पर पछताएगा। इस मैसेज को देख वो एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं कल उस बेकार ये चेन से मिलने वाला हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर अगले दिन युनजऊ में मास्टर फांग के विला की ओर आता है। लियू वहां पर उनसे मिलने आया होता है और वो उन्हें झुककर ग्रीट करता है। फैंग उनसे कहते हैं, ज़ेंकुन, तुम कम से कम एक इलाके के बॉस हो, इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है। इस पर लियू कहता है, मैं लियू ज़ेंकुन, आज जो कुछ भी हूँ सब कुछ मास्टर फांग की कृपा से है। इस एहसान को मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मास्टर फांग, क्या आप पिछले 2 साल से यूके में नहीं थे? तो अचानक आप युनजऊ कैसे आ गए, और वो भी सभी प्लेसेस को छोड़कर युनजऊ में? फांग अपनी टी पीते हुए उससे कहता है, ओल्ड मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा है 3rd यंग मास्टर की हेल्प के लिए। इस बात को सुन लियू हैरानी से कहता है, क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब 3rd यंग मास्टर सच में युनजऊ में है? मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। और वो मन ही मन सोचता है, मास्टर फांग से भी ऊपर जो हैं वो तो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते हैं। फांग उससे कहता है, अपने आदमियों से कह दो बिना सोचे समझे इधर उधर ना घूमें। अगर उन्होंने 3rd यंग मास्टर को परेशान किया तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। इस पर लियो सर हिलाकर हाँ हाँ करता है। फिर वो हिम्मत करके पूछता है, मास्टर फांग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यंग मास्टर दिखते कैसे हैं, ताकि मैं गलती से उन्हें पहचान ना पाऊं और उनका अपमान कर बैठूं, जो कि मौत से भी बड़ा गुनाह होगा।
फांग अपने सर्वेंट को ये चेन की फोटो लाने को कहते हैं। वो सर्वेंट उनकी बात मानकर ये चेन की फोटो लेने चला जाता है। वो लियू को फोटो दिखाकर कहता है, ये है थर्ड यंग मास्टर। वो इस समय फैमिली ट्रायल मिशन से गुजर रहे हैं, इसीलिए उन्हें परेशान मत करना। जब जरूरत होगी मैं खुद तुम्हें बुला लूंगा। लियू ये चेन की फोटो को सही से देख लेता है। लियू उस फोटो को देख कहता है, तीसरे यंग मास्टर कितने हैंडसम हैं। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि वो किसी रिच फैमिली के वारिस हैं। काश कभी मुझे भी उनका चेहरा देखने का मौका मिले। उसकी ये बात सुन फांग उससे कहते हैं, तीसरे यंग मास्टर पिछले 3 साल से युनझाऊ में हैं और अभी 1 से 2 साल और यहीं रहेंगे। फिर वो आगे कहते हैं, वैसे तुम पिछले कुछ सालों से साउथ ईस्ट एशिया में लोगों की भर्ती कर रहे थे ना, तो तुम अचानक वापस क्यों आ गए? इस पर लियू उन्हें बताता है, मेरा एक आदमी है शिगवा, वो थोड़ी मुसीबत में पड़ गया, इसलिए मैं साउथ ईस्ट एशिया से लगभग 100 गुंडे लेकर आया हूँ उसकी मदद के लिए। इस पर फांग उससे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, हाँ, लेकिन इसका असर थर्ड यंग मास्टर पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इस पर लियू हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। फांग आगे कहते हैं, ठीक है, चलो अब मेरे साथ एक शतरंज का खेल खेलो, देखते हैं तुम में कितना सुधार हुआ है। इसी के साथ वे दोनों एक चेस का गेम करने लगते हैं। अब हमारा सीन बदलकर हुआशैंग ग्रुप कंपनी की ओर आता है। वहीं पर हमें वांग शाओजी दिखता है, जो कि अपने फ़ोन को देखकर सोचता है, ये हुआशैंग का सीईओ क्या कर रहा है? उसने मुझे पूरे 2 घंटे से रिसेप्शन रूम में बैठा रखा है। वो गुस्से में कहता है, आखिर इस प्रेसिडेंट ये का मतलब क्या है? उसे तो मेरी बहन पसंद है, फिर भी वो अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ के साथ इतना कोल्ड क्यों है? इन बड़े टाइकून्स का स्वभाव सच में बहुत अजीब होता है। नहीं, अब मैं उस लड़के ये चेन से पूछता हूँ। वो ये कहकर ये चेन को कॉल लगा देता है। ये चेन के पास उसकी कॉल आती है और वो उसकी कॉल लेने के बाद बाहर चला जाता है। वो 5 मिनट बाद रिसेप्शन रूम में पहुंच जाता है और वांग शाओ जी से पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है और आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस पर वांग शाओ जी उससे कहता है, ये चेन, तुम यहाँ हो, मुझे बताओ कि तुम्हारा प्रेसिडेंट ये कहाँ है? ये चेन कहता है, क्या प्रेसिडेंट ये? वो अभी एक बेवकूफ़ के साथ बात कर रहे हैं। उसकी ये बात सुन वांग शाओ जी पागलों की तरह हंसने लगता है और आगे कहता है, मुझे भी लगता है वो आदमी बेवकूफ़ है जो इतने समय से उनसे बात कर रहा है। वहीं उसकी इस हंसी को देख ये चेन सोचता है, तुम्हें खुद की औकात का पता नहीं है, जिस बेवकूफ़ की मैं बात कर रहा हूँ वो तुम ही हो। फिर वांग शाओ जी आगे ये चेन को देख कहता है, ये चेन, तुम कहते हो तुम बॉडीगार्ड हो, फिर भी ऐसे कपड़े पहनते हो जैसे कोई प्रेसिडेंट हो। उसकी बात को सुन ये चेन कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। वांग शाओ जी उसके पास जाकर कहता है, तुमने मुझे इतने बड़े लोगों के सामने मारा था, मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। ये चेन उसकी इस बात पर उससे कहता है, तुमने अपने भाई शिगुआ को भेजकर मुझे फंसाने की कोशिश की थी, है ना? दुर्भाग्य से वो भी तुम्हारा रिवेंज नहीं ले पाया। इस बात को सुन वांग शाओ जी हंसते हुए कहता है, इतना घमंड मत करो, भाई गुआ ने अपने बॉस से लगभग 100 टॉप टियर गुंडे बुलाए हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अब से घर जाते समय थोड़ा सावधान रहना और ज्यादा शराब मत पीना, वरना पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा चेहरा सुअर जैसा बना दिया जाएगा। उसकी ये बात सुन ये चिन मन ही मन सोचता है, मैं इन दिनों जिन होंगयान के साथ आता जाता हूँ, अगर उन लोगों ने उसे चोट पहुंचाई तो मामला बिगड़ जाएगा, तो फिर क्यों ना इसे अभी यहीं खत्म कर दें। ये चिन अपनी टाई को घुमाते हुए कहता है, अपने लोगों को बोलो कंपनी के पार्किंग में अभी आ जाएं, ताकि बाद में घात लगाने की जरूरत ही ना पड़े और यहीं पर सीधा हिसाब बराबर कर लेते हैं। ये चिन की इस बात को सुन वांग शाओ जी उनको फोन लगा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, चूंकि तुमने खुद कहा है तो मैं अभी भाई गुआ को बोलता हूँ यहाँ लोग भेजने के लिए। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ नीचे चलो और इंतजार करो। ये चिन कहता है, ठीक है, मैं वहीं इंतजार करूंगा। इसी के साथ वे दोनों नीचे पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। वहीं वांग शाओ जी बच्चों की तरफ फाइटिंग स्टंट दिखाने लगता है। ये चिन उसकी इस हरकत को देख पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? वांग शाओ जी बताता है, अब जब मैंने सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए हैं तो अगर मैं तुम्हें यहीं मार भी दूं तो कोई सबूत नहीं बचेगा। उसकी ये बात सुन ये चिन खुशी से कहता है, अच्छा ऐसा है, तो इस हिसाब से अगर मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूं तो कोई सबूत नहीं बचेगा। सही कहा ना? ये चिन ये कहकर अपनी रेड ग्लोइंग आइज के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये चिन को अपनी ओर इस तरह से आगे बढ़ते देख वांग शाओ जी डरते हुए कहता है, तुम क्या करने वाले हो? ये चिन आगे बढ़कर उसकी पिटाई लगा देता है और वांग शाओ जी का मुंह सूज जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। ये चिन अपने मुक्के को बनाकर उससे कहता है, वांग शाओ जी, तुम बेवकूफ हो क्या? गुंडों को बुलाने से पहले ही मैं तुम्हें पीट नहीं दूंगा क्या? क्या तुमने इसके बारे में नहीं सोचा? वांग शाओ जी डरते डरते कहता है, ये चिन रुक जाओ यहीं पर। ये चिन आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ लेता है। तभी पीछे से आवाज आती है, उसे जाने दो।
गुआ अपने बंदों के साथ पार्किंग एरिया में आ जाता है। वो अपने बंदों को कमांड देता है, सभी जाकर उस पर अटैक करो। वे सभी लोग जाकर ये चिन को सामने से घेर लेते हैं। ये चिन उनके सामने बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जैसे कि उसे इन चीज़ों से कुछ भी फर्क न पड़ता हो। तभी वो आगे बढ़कर उन पर अटैक कर देता है। वो एक बंदे के पास जाकर उसके फेस पर अटैक कर देता है। तभी दूसरा बंदा उसके पीछे से अटैक करने का ट्राई करता है और वो अटैक ये चिन को लग जाता है, जिससे वो थोड़ा आगे खिसक जाता है। ये चिन उन सभी की स्ट्रेंथ को देख कहता है, ये 10 लोग कोई आम आदमी नहीं है, इनकी स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी मैन से काफी ज्यादा है। वहीं जब वोंग शाओजी ये चिन को हिट खाता देखता है तो वो खुशी से चिल्लाकर कहता है, ये चिन, मैं और लोग भेजूंगा, ये 10 लोग ही तुम्हें ऐसा बना देंगे कि तुम दोबारा कभी बॉडीगार्ड नहीं बन पाओगे। वहीं गुआ इस सीन को देख काफी खुश हो जाता है। ये चिन उनकी बात सुन थोड़ा सीरियस हो जाता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उन्हें एक ही पंच में ढेर करने लगता है। गुआ को ये लग रहा होता है कि ये चिन उसके बंदों के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कहता है, ये चिन, अब और स्ट्रगल मत करो, ये गुंडे ऐसे नहीं हैं जिनसे तुम निपट सको। ऐसा करते हैं, अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझे अपना बॉस मान लो और आगे से मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये चिन उससे कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो। इस बात को सुन गुआ गुस्से से लाल हो जाता है। तभी गुआ के फोन पर लियू का फोन आता है। गुआ कहता है, लॉर्ड लियू, आपको एक और ऐसा एक्सपर्ट भेजना होगा जो अकेले 10 लोगों को संभाल सके। मैं इस टैलेंट को अपने अंडर जरूर लाना चाहता हूं। लियू उस तरफ से हैरान होकर कहता है, क्या? मुझे लोकेशन बताओ, मैं खुद अभी पहुंचता हूं। और वो मन ही मन सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस देश में कोई ऐसा भी है जो अकेले 10 लोगों से लड़ सकता है। मुझे इस टैलेंट को हर हाल में अपने पक्ष में करना होगा। कुछ और मिनट के बाद वहां पर लियू अपनी कार से आ जाता है। लियू को आता देख गुआ जल्दी से उसके पास भागकर जाता है और कहता है, लॉर्ड लियू, फाइनली आप आ गए। गुआ आगे कहता है, लॉर्ड लियू, मैंने आपसे पहले कहा था कि उस बंदे के लिए 10 लोग इनफ नहीं हैं, उसके पास 100 लोग लेकर उसे पीटें। उसकी ये बातें सुन लॉर्ड लियू का फेस डार्क हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, बेकार कचरा, हट जाओ रास्ते से। उसके फेस को देख गुआ डरकर पीछे हट जाता है। वो ये चेन को फाइट करते देख सोचता है, मैं देखना चाहता हूं कि ये चेन आखिर दिखता कैसा है। वहीं ये चेन उनसे फाइट करते हुए सोचता है, हालांकि इन 10 लोगों से लड़कर मेरी ताकत काफी खर्च हो गई है, अगर और 10 से 12 लोग आ गए तो थोड़ा खतरा भरा हो सकता है। डाकुओं को पकड़ना है तो पहले उनके सरदार को पकड़ो, मैं पहले इस लॉर्ड लियू को ही काबू करता हूं। ये कहकर वो लियू की ओर देखने लगता है। गुआ लॉर्ड लियू के आने से उछलने लगता है और हंसते हुए कहता है, ये चेन, लॉर्ड लियू कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे तुम नाराज कर सको। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। जब ये चेन थोड़ा खांसता है तो लॉर्ड लियू उसका फेस सही से देख लेता है और जिसे देख वो हैरान रह जाता है। वो घबराते हुए कहता है, आप तो। तभी पीछे से वांग शाओजी आकर कहता है, लॉर्ड लियू, इसे मार डालिए। थर्ड यंग मास्टर को देख लॉर्ड लियू वांग शाओजी पर ही अटैक कर देता है, जिसे देख वांग शाओजी हैरान रह जाता है और वो अपना फेस पकड़कर लॉर्ड लियू का नाम लेने लगता है। तभी लॉर्ड लियू जल्दी से आगे बढ़कर ये चेन के कदमों में गिर जाता है और उसे यंग मास्टर कहकर बुलाता है। वो अपने सामने थर्ड यंग मास्टर को देख इतना डर जाता है कि उसके चेहरे से पसीना आने लगता है और वो डरते डरते अपने आप से कहता है, ये चेन तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा थर्ड यंग मास्टर की फोटो में था जो मास्टर फांग ने मुझे भेजी थी। फिर वो जैसे तैसे उससे कहता है, यंग मास्टर, मैं मास्टर फांग का सबॉर्डिनेट हूं। ये चेन उसकी बात सुन सोचता है, अच्छा तो ये बटलर फांग के आदमी हैं। लियू पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहता है, आज जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लियू कुन 100 बार मर जाऊं तो भी कम है। कृपया मुझे पनिश करिए यंग मास्टर। जब वे दोनों लॉर्ड लियू को ये चेन के सामने घुटने पर देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। वांग शाओजी घबराते हुए कहता है, लॉर्ड लियू, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो हमारे घर का घर जमाई है, आप इसे यंग मास्टर क्यों बुला रहे हैं? वही गुआ भी उससे कहता है, क्या आपने किसी और समझ लिया? लियू उन दोनों पर गुस्सा होकर कहता है, तुम बेकार आदमी, जल्दी जाओ और यंग मास्टर के सामने घुटने टेक दो। गुआ हिचकिचाते हुए कहता है, क्या मैं इसके सामने घुटने टेकूं? वो अभी भी हेजिटेट कर रहा होता है। तभी लियू जल्दी से आगे बढ़कर उसे ये चेन के कदमों में गिरा देता है और कहता है, घुटने टेक और जोर से 100 बार सिर झुकाकर माफी मांग। अगर एक भी बार आवाज कम हुई तो फिर से शुरू करेगा। लियू को अपने साथ ऐसा करता देख गुआ के चेहरे पर हमें चिंता और हैरानी के मिक्स इमोशन दिखाई देते हैं। वो अपनी बेइज्जती का घूंट पीकर नील डाउन होकर कहता है, ब्रदर ये चेन नहीं, मास्टर ये चेन, मैं शिगु आपसे गलती कर बैठा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शिगुआ की इस हालत को देख वांग शाओजी डर जाता है और सोचता है, आखिर मेरे सामने ये क्या चल रहा है और सभी इस बेकार कचरे ये चेन के सामने क्यों झुक रहे हैं और उसे मास्टर क्यों कह रहे हैं। ये चेन बड़ा दिल रखकर कहता है, ठीक है, इतना सिर झुकाने की जरूरत नहीं, बस जाकर वांग फैमिली को साफ साफ बता देना कि मैंने घड़ी नहीं चुराई।
जब शिगुआ ये सुनता है कि ये चेन उससे सिर्फ इतना ही कह रहा है और कोई भी सज़ा नहीं दे रहा, तो वो ये देख हैरान रह जाता है और जल्दी से उससे कहता है, जी मैं वांग फैमिली को बता दूंगा कि ये सब वांग शाओजी के कहने पर मैंने किया था। शिगुआ को अपनी पोल खोलता देख वांग शाओजी कहता है, अरे भाई गुआ, और मेरा क्या, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वांग शाओजी को इतना बक करता देख लियू गुस्से में उसे जमीन में लिटा के पीटते हुए कहता है, तुमने ही हमारे यंग मास्टर पर झूठा इल्जाम लगाया था। सभी लोग इसे उठाओ और लूहे रिवर में फेंक दो। लियू के मुंह से इस बात को सुन वो डर से रोने लगता है और जल्दी से ये चेन के पैरों में जाकर कहता है, ब्रदर इन लॉ, मुझे बचाओ, हम एक फैमिली है, तुम मुझे ऐसे मरने नहीं दे सकते हो। ये चेन उसकी इस बात को सुन गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, आखिर कौन है तुम्हारा ब्रदर इन लॉ। वांग शाओजी रोते रोते कहता है, ब्रदर चेन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं वांग युआन को तुम्हें दे दूंगा और आज रात वांग जियालिन को नशे में करके तुम्हारे पास भेज दूंगा, क्या ये ठीक है। उसकी इस घिनौनी बातों को सुन ये चेन उस पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसके चेहरे पर लात मार देता है और उसे गाली देते हुए कहता है, क्या तू जानवर है। वांग जियालिन और वांग युआन दोनों तेरी बहनें हैं और उनमें से एक तो तेरी सगी बहन है, फिर भी तू उन्हें गिफ्ट की तरह दे रहा है। क्या तुझमें जरा भी इंसानियत नहीं बची। लियू के बंदे आकर उसे पकड़ लेते हैं। उनके चंगुल में फंसकर वो चिल्लाते हुए ये चेन को ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाने लगता है और उससे अपनी जान बख्श देने को कहता है। ये चेन अपना दिल बड़ा करके उसे आज छोड़ देने का ऑर्डर देता है। फिर वो आगे गोल्ड वॉइस में उसे धमकी देता है कि वापस जाकर वॉन्ग फैमिली को सब सच सच बताना। इस पर वॉन्ग शाओजी उसे थैंक्स करने लगता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। लियू अभी भी ये चेन के कदमों में पड़ा होता है। वो कहता है, यंग मास्टर, मैं ज़ैंग हूँ, मास्टर फांग का सबॉर्डिनेट। इस बार मैं साउथ ईस्ट एशिया से 100 गुंडे लेकर आया हूँ। मैं उन्हें पूरी तरह आपको सर्व करने के लिए देना चाहता हूँ। ये चेन उसकी इस बात पर उससे कहता है, मुझे पता है, तुम अपने आदमियों को लेकर पहले निकल जाओ। और वो मन ही मन सोचता है, ये लोग कुछ खास परिस्थितियों में काम आ सकते हैं। ये चेन की बात मानकर लॉर्ड लियू और शीगुआ अपने बंदों के साथ वहां से चले जाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर शिशान विला की ओर आता है। वॉन्ग शाओजी अपने सूजे हुए फेस के साथ वहां पर आ जाता है। ओल्ड मैडम वॉन्ग उससे पूछती है, शाओजी, तुम्हारे चेहरे में ये चोटें कैसे लगी। इस पर वो जवाब देता है, कुछ नहीं, मैंने गलती से कार टकरा दी थी। फिर वो आगे कहता है, दादी, सेकंड अंकल, असल में वो रिचर्ड मिल घड़ी ये चेन ने नहीं चुराई थी, मैंने ही उसे फंसाने के लिए ये सब किया था। और मन ही मन वो अपने आप से कहता है, ये चेन का कनेक्शन खतरनाक गैंग से है, बेहतर है मैं उससे पंगा न लूं। ओल्ड मैडम वॉन्ग कहती हैं, छोड़ो भी, तो उसे गलत आरोप में फंसाया गया। लेकिन वो ये चेन भी कोई साफ सुथरा इंसान नहीं है। वो ये सब ऐसे कह रही होती हैं जैसे उसे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता हो। फिर वो आगे कहती है, अगर उसने हमारे घर से चोरी नहीं की तो किसी और के घर से तो की होगी, वरना उसके पास 5 स्टार होटल में रहने के पैसे कहाँ से आए। फिर वो आगे उससे पूछती है, वैसे शाओजी, क्या तुम आज हुआशेंग ग्रुप गए थे। इस बात पर वो बिल्कुल शांत रह जाता है और आगे कुछ नहीं कह पाता। ओल्ड मैडम वॉन्ग आगे उससे पूछती है, उस प्रेसिडेंट ये ने क्या कहा और आखिर वो चाहता क्या है। क्या वो तब तक बात नहीं करेगा जब तक मैं खुद जाकर न मिलूं। वहीं पर वॉन्ग जिया की भी आ जाती है। इस बात को सुन वो अपने लिए एक चांस समझती है और जल्दी आगे बढ़कर कहती है, ग्रैंडमा, क्यों ना मुझे एक बार कोशिश करने दे। और वो मन ही मन सोचती है, ये प्रोजेक्ट असल में मैंने और ये चेन ने मिलकर बनाया था। शायद प्रेसिडेंट ये असली प्लानर का इंतजार कर रहा हो। वॉन्ग युआन उसका मजाक बनाते हुए कहती है, हम सब गए फिर भी वो नहीं मिला और वो तुमसे मिलेगा, तुम खुद को ज्यादा ही समझ रही हो। ओल्ड मैडम वॉन्ग उसे जाकर मिलने के लिए परमिशन दे देती है। ये बात सुन युआन अपोज करने का ट्राई करती है। ओल्ड मैडम वॉन्ग आगे जियाकी से कहती है, अगर तुम्हारे जाने के बाद भी बात नहीं बनी तो मैं खुद जाऊंगी। किसी भी हालत में हमें हुआशेंग ग्रुप के साथ काम करना ही है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर दोपहर 2 बजे हुआशेंग ग्रुप पर आता है। वहां पर इस बार खुद वॉन्ग जियाकी उससे मिलने आई होती है। वो आकर कहती है, सेक्रेटरी झो, क्या प्रेसिडेंट ये अंदर हैं। इस पर सेक्रेटरी झो जवाब देती है, मिस वॉन्ग, कृपया कुछ टाइम तक रिसेप्शन रूम में इंतजार करें, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ये बिजी है। उसकी बात मानकर वो वहीं पर वेट करने लगती है। उसके बैठने के बाद उससे बाकी सभी वॉन्ग फैमिली के मेंबर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि उसे हनी वाटर दिया जाता है। उस हनी वाटर को देख वो सोचती है, पिछले 3 साल से ये चेन मेरे लिए यही हनी वाटर प्रिपेयर करता था। इस बात को सोच वो इसी सोच में खो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेसिडेंट ऑफिस की ओर आता है। अंदर होंगयान ये चेन से कहती है, वॉन्ग जियाकी अब तुमसे मिलने आई है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। होंगयान की इस बात को सुन वो कुछ टाइम तक कुछ सोचता है, फिर आगे कहता है, मैंने पहले ही वॉन्ग जी कियांग, वॉन्ग युआन और वॉन्ग शाओ जी को मना कर दिया है। अगर अब भी मना किया तो वॉन्ग फैमिली को लगेगा हम उनके साथ खेल खेल रहे हैं। चूंकि हमने सहयोग करने का फैसला कर लिया है तो सीधे 70 मिलियन दे देते हैं। ये बात कहकर वो होंगयान को कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करने को कहता है। होंगयान उसकी इस बात को सुन कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने चली जाती है। कुछ टाइम बाद रिसेप्शन रूम का दरवाजा खुलता है और उस तरफ से ये चैन अंदर आता है। ये चैन को रिसेप्शन रूम से अंदर आता देख वांग जियाकी उसका नाम लेती है।
ये चैन उसकी ब्यूटी को देख कहीं खो सा जाता है और सोचता है वांग जियाकी पहले भी घर पर ऐसे ही कपड़े पहनती थी, आरामदायक, कैजुअल और फिर भी बहुत प्यारी। उसे देखकर उसके मन में धक-धक होने लगती है। भाई के अंदर अभी भी वांग जियाकी के लिए फीलिंग्स हैं। वांग जियाकी उससे कहती है, प्रेसिडेंट ये बहुत बिजी हैं, शायद अभी वे नहीं आ पाएंगे, इसलिए तुम बैठकर मुझसे बात कर सकते हो। ये चैन कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है, कॉन्ट्रैक्ट देख लो, अगर सब ठीक लगे तो साइन कर देना। 70 मिलियन एक हफ्ते के अंदर 3 किश्तों में ट्रांसफर हो जाएगा। ये चैन के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट को देख वो हैरान रह जाती है और जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पढ़ने लगती है। वो कॉन्ट्रैक्ट को देख कहती है, क्या प्रेसिडेंट ये पहले ही मान गए? मैं तो सोच रही थी वो पहले जांच करेंगे फिर पैसे देंगे। तभी वो कुछ देखकर एकदम हैरान हो जाती है और कहती है, ये नाम, फर्स्ट क्लास जियालिन। फिर वो ये चैन की ओर देख पूछती है, ये नाम क्यों? फिर वो मन ही मन सोचती है, ये वही नाम है जो ये चैन ने 6 महीने पहले इस प्रोजेक्ट के लिए रखा था। वो उस टाइम को याद करती है जब ये चैन उस प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था और उससे कहा था, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए बना है, तो इसका नाम फर्स्ट क्लास जियालिन कैसा रहेगा? इस बात को याद कर वो हैरान रह जाती है। अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस पर 500 लाइक करा दीजिएगा। अगर ये टारगेट पूरा होता है तो मैं इसे जल्दी से लेकर आऊंगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हाइप करें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।